साइटिका एक ऐसी भी समस्या जो धीरे धीरे बड़ी ही खतरनाक बन जाती है और जैसा कि आप जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन में भी इसका कोई समाधान नहीं है। सिर्फ पेन किलर्स और कुछ ऐसे मेडिसिन्स है जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है और अगर इसका उपाय और उपचार और ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं किया गया तो बेड रेस्ट की नौबत भी आ जाती है। क्या है साइटिका, कैसे होती है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या इसके रीजन्स हैं और योग में इसकी क्या क्या आसन और स्ट्रेचिंग्स होते हैं जिससे हम इससे बाहर आ सकते हैं, आज हम पूरा इसकी डिटेल में जाएंगे। सो वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कंटेंट आपके जीवन को स्वस्थ बनाना है और आपको बीमारियों से बाहर निकालना है। साइटिका नाम किसी समस्या या प्रॉब्लम का नहीं है, ये हमारे शरीर में जो नर्व है उसका नाम है। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मोटी जो नर्व होती है उसको साइटिका कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे शरीर में दो साइटिका नर्व होती हैं, हमारे शरीर के दोनों पार्ट्स में, लेफ़्ट और राइट में। लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों ही स्टार्टिंग पॉइंट जो है ये लोअर बैक से स्टार्ट होती है, जो हिप से होते हुए थाइस के थ्रू होते हुए ये नी तक जाती है और वहाँ पे फिर नीचे के पैर में नीचे से अलग दूसरी नर्व्स में बंट जाती है। तो ये काफ़ी लंबी नर्व होती है। अब यहाँ पे समस्या कब आती है, जब भी ये नर्व पिंच होती है किसी कारणवश। जो कारण हो सकते हैं आइदर कैन बी हर्निएटेड डिस्क, जो डिस्क होती है आप यहाँ देख सकते हैं, जो डिस्क है हमारी वर्टिब्रास के अंदर जो बीच में डिस्क होती है, जो डिस्क कई बार ये बाहर आ जाती है किसी कारणवश, तो फिर ये नर्व को पिंच करने लगती है और फिर ये पेन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा एक रीज़न होता है कि कुछ एज फैक्टर की वजह से बोन डिजनरेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जिससे भी बोन जो है इस नर्व को पिंच करने लगती है और हमें ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके कुछ रीजन्स थे। साथ में कई बार बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती है, मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ रहती हैं, वो भी इसको पिंच करती हैं और फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है, साइटिका पेन एग्रीवेट हो जाता है। इसके कुछ स्पेसिफिक रीजन्स मैंने आपको बताए। नाउ अब हम चलेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें, सबसे पहला इसका रिस्क फैक्टर है कि अगर किसी को इंजरी हुई है कहीं पे प्रीवियसली, कभी भी बैक में, स्पाइन में कोई इंजरी हुई है या कहीं हिप जॉइंट में इंजरी हुई है, तो इसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है, अगर आप ओबेस हैं, वेट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपका जो एक्स्ट्रा वेट है आपके जॉइंट्स पे आएगा, आपके स्पाइन पे आएगा, तो इससे भी आपका साइटिका पेन स्टार्ट होना हो सकता है। ये इसके रिस्क बढ़ जाते हैं। तीसरा इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है टाइप 2 डायबिटीज़। ये यहाँ पे देखने योग्य बातें हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ ये हमारे बॉडी के विभिन्न जो नर्व्स हैं उनको इफ़ेक्ट करती है, जिसमें साइटिका नर्व भी है। तो जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज़ है उनमें भी साइटिका पेन या साइटिका प्रॉब्लम होना के रिस्क बढ़ जाते हैं। चौथा इसका रिस्क फैक्टर ये आता है कि जिनकी बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, इनएक्टिविटी है, कोई एक्सरसाइज या कुछ भी नहीं है, तो उनमें फिर कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा वीक, कोर स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं रहती, कोर बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो उस केस में आप कुछ भी अगर हैवी उठाते हैं या कोई फॉरवर्ड या बैकवर्ड बेंड कुछ भी करते हैं तो फिर साइटिका पेन होना स्वाभाविक, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस भी रहती है। इस केस में साइटिका पेन उठना स्वाभाविक है। पांचवा इसका एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि आपका जॉब कैसा है। अगर आपकी जॉब ड्राइविंग वाला है या आप ऑफिस में जाते हैं, 6-7 घंटे बैठते हैं, वहाँ पे स्पेंड करते हैं टाइम, तो भी आपका ये पेन बढ़ जाता है। तो ये कुछ इसके रिस्क फैक्टर्स हैं जिस पे जो हमारी ये पेन को एग्रीवेट कर देते हैं, जिससे हमें पेन हो सकता है। अब हम चलेंगे कि साइटिका पेन को कंट्रोल में करने के लिए क्या क्या अभ्यास हैं और क्या इसमें बेस्ट हम कर सकते हैं। कम टू द मैट। साइटिका में ये 5 स्ट्रेचेज हैं जो हमें डेली करनी है अगर आपको अपनी साइटिका पेन को कंट्रोल करना है। अगर आप इसको डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका पेन डेफिनेटली कंट्रोल में आ जाएगा। हरिओम।
साइटिका पेन का यह पहला अभ्यास, जिसका नाम है पिरिफॉर्मस स्ट्रेच। दोनों पैरों को साथ में लेके आके एक एक करके उनको फोल्ड करना है इस प्रकार। फोल्ड करने के बाद राइट फीट को लेफ्ट थाई पे इस प्रकार रखना है। राइट लेफ्ट नी से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए राइट फीट। अब दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है लेफ्ट थाई के नीचे इस प्रकार। लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के, लेफ्ट फीट को ऊपर उठा के दोनों हाथों की फिंगर्स को इस प्रकार इंटरलॉक करना है कि वो अच्छे से लेफ्ट थाई के नीचे आ जाए। अब यहाँ पे फीट की पोजीशन भी बहुत ज़रूरी है। लेफ्ट फीट जो है वो आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। लेफ्ट टोज एंड लेफ्ट फीट शुड बी अप, ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो आपकी लेफ्ट काफ मसल और एंकल जॉइंट को अच्छा सा खिंचाव देंगे। अब यहाँ पे आपको पुल करते हुए छाती की तरफ इसको खींचना है, पुल करना है लेफ्ट लेग को हाथों के साथ। ज़्यादा जोर से भी प्रेशर नहीं होना चाहिए कि आपको पेन होने लगे। मीडियम प्रेशर के साथ होल्ड करना है कम से कम 30 to 40 सेकेंड्स। पिरिफॉर्मस स्ट्रेच हमारी पिरिफॉर्मस मसल्स की टेंशन और स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए होती है। पिरिफॉर्मस मसल्स हमारी लोअर बैक से जुड़ी हुई होती है, जो अपर सरफेस ऑफ थाई, जांघ की ऊपरी सरफेस पर अटैच होती है। बहुत ज़्यादा कई बार स्टिफनेस और टेंशन की वजह से भी हमें लोअर बैक पेन और साइटिका पेन होने लगता है। ये अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है वहाँ की टेंशन को रिमूव करने के लिए। अब धीरे से रिलैक्स करते हुए सेम प्रैक्टिस दूसरी तरफ से करेंगे। होल्ड करने के बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं। अब हम करेंगे साइटिका पेन का दूसरा अभ्यास, सेतु बंधासना। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे एक एक करके इस प्रकार। दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतराल होना चाहिए, हिप जॉइंट के बराबर। दोनों हाथ शरीर के पास, हथेलियाँ नीचे की तरफ। जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी अच्छी है वो लोग दोनों पैरों को पीछे की तरफ लेंगे, बॉडी की तरफ, शरीर की तरफ। कैन टच योर हील टू द बटक्स। जिन लोगों में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है वो अपने पैर थोड़े से आगे रखें। नाउ इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए हिप्स को ऊपर उठाएंगे जितना ऊपर उठा सकते हैं। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आना है धीरे से। इस प्रकार।
अब एक बार फिर इनहेल, श्वास करते लेते हुए ऊपर की तरफ, एंड होल्ड करना है पोजीशन को 2 से 3 बार। फ्री मूवमेंट के बाद होल्ड करना है पोजीशन को। बहुत ही अच्छा यह आसन है हमारी थाई स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, नी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कफ मसल को मजबूत करने के लिए, बटक्स मसल को मजबूत करने के लिए, हमारी स्पाइन की मसल्स को मजबूत करने के लिए, शोल्डर की मोबिलिटी को अच्छा करता है, ब्लड सर्कुलेशन को रिवर्स करता है टुवर्ड्स द ब्रेन की तरफ, जिससे हमारा माइंड एकदम शांत और रिलैक्स हो जाता है। धीरे से एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। याद रखें, होल्डिंग के समय आपकी श्वास चलती रहनी चाहिए। अब धीरे से रिलैक्स हो जाएं। ये है तीसरा अभ्यास, आनंद बालासना, हैप्पी बेबी पोज। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे एक एक करके इस प्रकार। अब राइट फीट के बाहरी तरफ को, आउटर एज को राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ेंगे और लेफ्ट फीट के आउटर एज को लेफ्ट हैंड से इस प्रकार पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद फीट को दोनों पैरों के बीच थोड़ा सा अंतराल को बढ़ाएंगे। हल्का सा पुश रखेंगे नीज को नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ। यहाँ पे होल्ड करेंगे पोस्चर को। याद रखें, होल्डिंग के टाइम श्वास चलती रहनी चाहिए डीप ब्रीदिंग के साथ। होल्ड करेंगे कम से कम 40 to 50 सेकेंड्स। ज़्यादा पुश नहीं करना है, जितना आप कर सकते हैं उतना ही होल्ड करना है। ये बहुत ही अच्छा आसन है, हमारी हैमस्ट्रिंग की मसल्स को स्ट्रेच करता है, इनर थाइस की मसल्स को स्ट्रेच करता है, ग्रोइन मसल्स को स्ट्रेच करता है, हिप जॉइंट को खोलता है, ओपन अप करता है, स्ट्रेच करता है, हमारे स्पाइन की हेल्थ को और भी अच्छा करता है। और जिनको कोई एसआई जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, सैक्रोलियक जॉइंट की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको भी इम्प्रूव करता है। पेल्विस मसल्स को ये हमारे ओपन अप करता है, उनको टेंशन को रिलीज़ करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, क्योंकि इससे हमारे स्टमक पे प्रेशर आ रहा है, तो यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। जिनकी शोल्डर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो उनके शोल्डर की मोबिलिटी भी इम्प्रूव करता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस एक अभ्यास के कितने सारे फायदे हैं। अब धीरे से रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स। ये है चौथा अभ्यास, लेग स्ट्रेच, जो हम योगा बेल्ट के साथ करते हैं। राइट फीट के सोल पे आपको बेल्ट को इस प्रकार लगाना है। याद रखें, बेल्ट फीट के बीच में होना चाहिए, बीच से थोड़ा सा ऊपर इसको आप रख सकते हैं। ऊपर लगाने के बाद इसको आपको इस प्रकार स्ट्रेच करके रखना है, खींच के रखना है। जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो उतना आप कर सकते हैं। घुटना सीधा रखें। होल्डिंग के समय ब्रीदिंग चलती रहेगी, सांस लेते रहना है। डीप ब्रेथ आप कंटिन्यू करेंगे। कंफर्टेबली होल्ड करना है। कम से कम 40 to 50 सेकेंड्स तक इसको होल्ड रखना है।
बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करता है, आपकी ग्लूट मसल्स को, बटक मसल्स को स्ट्रेच करता है, काफ मसल को स्ट्रेच करता है, लोअर बैक मसल को स्ट्रेच करता है। ये एक अभ्यास आपके काफ़ी सारी दूसरे अभ्यास को भी इम्प्रूव करता है, अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अब इसी पैर को, सेम लेग को आपको राइट साइड में लेके जाना है टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड यहाँ पे आप होल्ड करेंगे। पैर को ज़मीन पे टच कर सकते हैं, अगर ज़मीन पे टच नहीं हो रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर रखें और होल्ड रखें। खींच के रखना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है, आराम से स्ट्रेच करते हुए। यहाँ पे भी 30 से 40 सेकेंड होल्ड रखना है, श्वास चलती रहेगी। ये अभ्यास अगर आप डेली करते हैं तो आपको लोअर बैक पेन कभी नहीं होगा। सेम प्रैक्टिस अब आप दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। ये है 5वां अभ्यास, बैक स्ट्रेच विथ चेयर। पैरों के बीच थोड़ा सा अंतराल रखेंगे। अब 90 डिग्री तक बेंड होना है, फॉरवर्ड बेंड होना है एंड चेयर को इस प्रकार आपको पकड़ना है। बैक पे फोकस रहना चाहिए कि बैक आपकी स्ट्रेट रहे, सामने की तरफ देखना है। बटक्स को पीछे की तरफ पुल करना है। जिनमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है और आगे झुकने में भी दिक्कत हो रही है, वो लोग अपनी नीज को हल्का सा बेंड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अभ्यास है। होल्ड करना है कम से कम 1 मिनट तक, श्वास चलती रहेगी। अपने बैक स्ट्रेच, बैक को खोलने में, स्पाइन को लेंथनिंग करने में, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने में, ग्लूट मसल्स को ओपन अप करने में बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। ओवरऑल साइटिका पेन में बहुत ही लाभदायक अभ्यास है ये। अब हम बात करेंगे क्या खाना चाहिए आपको साइटिका के अंदर। तो इसमें सबसे पहले ग्रीन और लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स को ऐड करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड जो है होता हो, जिसके अंदर आपके पालक आ गए, आपकी बेरीज आ गए, आपकी ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, इस सब प्रकार की सब्जियों को आपको ऐड करना चाहिए। और अगर हम बात करें अनाज की, तो अनाज में आपको किनोवा जो सुपर फूड्स के अंदर आता है, आपकी ब्राउन राइस हो गए, और ऐसे अनाज जिसका जीआई इंडेक्स बहुत कम हो, ऐसे अनाज को आपको इसमें ऐड करना है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड को भी आपको अपने अच्छे से कंज्यूम करना है, जिसके लिए आपको नट्स और सीड्स का यूज़ और कंजप्शन करना पड़ेगा। विटामिन डी जो बहुत ज़रूरी है और एसेंशियल है बोन हेल्थ के लिए और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, तो उसके अंदर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना रहेगा। साथ में और विटामिन डी के लिए मशरूम बहुत ही लाभदायक होता है, तो आप इसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। क्या नहीं खाना है, तो जंक फूड से दूर रहना पड़ेगा आपको। फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा डोंट फॉरगेट अबाउट हाइड्रेशन। ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट ओवरऑल हेल्थ अगर आपकी इम्प्रूव होगी तो ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होगी। तो ये सब थोड़ी बहुत चीज़ें हैं खाने पीने के अंदर जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो था कि साइटिका में हमें क्या क्या करना है। अब हम बात करेंगे क्या नहीं करना है, क्योंकि ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, लेकिन हम जाने अनजाने में पूरे दिन में ऐसी कुछ गतिविधियाँ, एक्टिविटी भी कर सकते हैं साथ में, जिससे हमारा पेन बढ़ जाता है। और हम ये सोचने लगते हैं कि यार हमने तो प्रैक्टिस करी थी, उससे कंट्रोल में आना चाहिए, लेकिन ये कंट्रोल में आया नहीं, क्योंकि हमने ऐसी एक्टिविटीज़ भी कर ली जिससे ये पेन एग्रीवेट हो गया। क्या नहीं करना है, उसमें सबसे पहला है कि फॉरवर्ड बेंडिंग एकदम से ऑल द वे ग्राउंड जो है
ये नहीं करना है आपको। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, जितना हो सकता है कम करना है। दूसरा इसका है कि ट्विस्टिंग ज़्यादा नहीं करनी है, बैक को ज़्यादा ट्विस्ट एंड रोल नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी वर्टिब्राज में बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपको अगर साइटिका है तो उससे फिर वर्टिब्राज में बहुत प्रेशर आता है, जो अगेन आपके पिंच करता है नर्व को। तो इससे पेन कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा ट्विस्ट मत कीजिए। तीसरा है कि हैवी कुछ मत उठाइएगा। अगर आपको साइटिका है, हैवी कुछ मत उठाइएगा। इससे ऑब्वियसली आपकी जो नर्व्स हैं वो पिंच होगी, अगेन उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर जाएगा, तो ये फिर दिक्कत करेगा। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। चौथा है, अगर ओबेसिटी की वजह से प्रॉब्लम है तो अपने वेट को कम कीजिए। वेट मैनेजमेंट के लिए जो ज़रूरी है वो चीज़ें कीजिए, ताकि ये थोड़ा सा कंट्रोल में आ सके। पांचवा है, स्टे एक्टिव। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को छोड़ना पड़ेगा। एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, तभी जाके ये कंट्रोल में आएगा। तो ये था साइटिका के बारे में पूरा नॉलेज, साइटिका के बारे में कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल स्ट्रेचेज। योग करेंगे तभी निरोग रहेंगे। करते रहें, स्वस्थ बने रहें। धन्यवाद।